सोनू जी नमस्कार। और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। एक छोटा सा मेरा प्रयास है। और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हमारे दर्शक अगर देखेंगे तो मेरी रैंक 147 आई इस बार। और मुझे काफी प्रेम और सद्भाव मिल रहा है दर्शकों की तरफ से। लेकिन मैं अपनी सफलता से ज्यादा सफल सोनू जी को मानता हूँ। और ये मेरे लिए इंस्पिरेशन भी रही है। और इनकी रैंक 501 भले ही रही, लेकिन जिन कठिन परिस्थितियों में इन्होंने वो 501 रैंक हासिल की है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और मैं चाह रहा था कि अपना अगर पहला वीडियो में डालता हूँ तो मैं इनका जो पार्ट है, जो जिसने मुझे मोटिवेट किया, वो पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये हमारा एक प्रयास है छोटा सा। तो मैं चाह रहा था कि सोनू जी, कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो हम कुछ प्रश्न लेते हैं और उसके बारे में फिर आप बताएंगे। फिलहाल मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी सोनू जी डीएसपी के पद पर उज्जैन में पोस्टेड हैं। एमपीपीएससी के थ्रू, शायद मैं गलत नहीं हूं तो 2016 में इनका सिलेक्शन हुआ था। और अभी 2021 में इन्होंने इंटरव्यू दिया और ये इन्होंने 501वीं रैंक अर्जित की है। और सोनू जी, क्या आप सुन पा रही हैं? हेलो। माफ कीजिएगा, मेरा इंटरनेट थोड़ा लूज है आज। ठीक है, तो यहाँ कुछ समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल मैं अभी गांव में हूँ। और मैं जैसे बता रहा था कि सोनू जी की जो सफलता है वो मेरी सफलता से काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने ये अर्जित किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। और जी सोनू जी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप जैसे आप अभी एमपीपीएससी आपने क्लियर किया शायद 2016 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और फिर आप अभी 2021 में आपने यूपीएससी भी क्लियर किया। और लगभग 10 साल पहले आपकी शादी हो गई थी और 8 साल का भी बच्चा भी है आपका। ठीक है। तो आप ये अपनी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सबको मैनेज करते हुए, और दोनों को मैनेज करते हुए आपने अपना पैशन, जो यूपीएससी का पैशन था, वो आपने कैसे फॉलो किया, जरा आप बताएंगे। वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ बैलेंस की जो बात है, जी। तो वो ये है कि मैं मतलब जहाँ रहती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं वहीं रहूँ, मतलब वहीं की रहूँ। जैसे अगर मैं ऑफिस में हूँ या ऑफिस का काम देख रही हूँ, तो फिर मैं उसको पूरे तरह से इन्वॉल्व होकर के और पूरी तरह फोकस्ड होकर के वो काम करती हूँ। अगर मैं फैमिली में हूँ, तो फिर मैं वहीं की हूँ। मैं ऑफिस का जो भी बर्डन है, कोई टेंशन है, कुछ भी है, उसको मैं घर लेकर नहीं आती। और इस सब में फिर अपने पैशन के लिए तो ये है कि मुझे शुरू से, मतलब जब मैं शुरुआत मैंने की थी, तैयारी की, तो उस समय से मेरे मन में एक था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। हो सकता है कई बार ये भी रहता है, हम ऐसी चीजें ऐसे सोचते हैं कि किसी को दिखाने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन अपनी जब ये शुरुआत हुई और मैंने स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हुई, उसके बाद में भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मुझे और आगे बढ़ना है और मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, अपने आप को एक बड़ा मंच देना है करके। जी। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप जहां पर आप हैं उसी पर अपना 100% दें। चाहे वो समय अपना इस तरीके से निर्धारित करें कि अगर आप फैमिली में हैं तो फैमिली को 100% दें, और जब आप पढ़ाई के दौर में हैं तो पढ़ाई को 100% दें। ये काफी स्टूडेंट इन दोनों में विभेद नहीं कर पाते, और वो अपनी या तो कम्प्लीटली सोशल लाइफ से कट जाते हैं या कम्प्लीटली अपनी पढ़ाई से कट जाते हैं। और इन दोनों को हाँ। मैनेज करना, बिल्कुल आपने बहुत ही सटीक बात कही है। शायद ये हमारे जो भी और एस्पायरेंट होंगे उनको सीखना चाहिए इस बात से। जी। देखिए, हमारे सभी के जीवन में कहीं ना कहीं फेलियर आता है। जैसे मेरा ये चौथा अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, 3 अटेम्प्ट में फेल हुआ अगर कायदतन। ऐसे आपके भी जीवन में फेलियर आए होंगे, और आपने कई बार सोचा होगा कि शायद आप जो है ये फैमिली लाइफ के साथ ये चीज ना कर पाए। तो आपने उसे कैसे मैनेज किया, आया कि नहीं आया, इसके बारे में जरा बताएंगे। हाँ, मैंने जो था 2014 से मैंने तैयारी शुरू की थी अपनी।
और 15 में जैसे मेरा स्टेट पीसीएस का रिजल्ट आया, 16 में आया, जो मैंने एक के बाद एक 2-3 एग्ज़ाम्स दी स्टेट पीसीएस की। मैं इंटरव्यू में जाकर के बाहर हो जाती थी, 2 बार ऐसा हुआ। फिर जी, थर्ड टाइम ये हुआ कि मेरा एसीएफ के लिए, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज़ के लिए हो गया था और उसके बाद मेरा स्टेट पुलिस सर्विसेज़ के लिए हुआ। तो जब नहीं हुआ तब ये था कि थोड़ी देर बुरा लगता था, रोना भी आता था, लगता था यार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम इंटरव्यू के बाद हमेशा हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि काश ऐसा जादू हो जाए कि मेरी रैंक 1 आ जाए या मैं टॉप 10 में आ जाऊँ, जी, नहीं तो जी, टॉप 100 में तो आ ही जाऊँ। हर व्यक्ति ये एक्सपेक्ट करता है एग्ज़ाम देने के बाद, इंटरव्यू के बाद। तो जब ऐसा नहीं होता था, मेरा लिस्ट में ही नाम नहीं था 2 बार, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। लेकिन फिर जैसे एक वो होता है ना कि हम जितना मतलब दुःख होता है, उसी के साथ अगर दोबारा से उठ खड़े हों और दोबारा तैयारी करें, तो आप अपनी गलतियों को भी एनालिसिस कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से अगले प्रयास में और ज़्यादा अच्छे से अपना दे पाते हैं आउटपुट। तो जी, मेरे साथ मुझे ये लगता है कि मैं उस जो फेल्योर था, उससे निराश नहीं हुई और मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगली बार फिर तैयारी करूँगी और अच्छी तैयारी मैं करूँगी। तो यही सोचना चाहिए, जो भी फेल्योर है उसको एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ना चाहिए। जी। अ, मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको लोगों को सबको बताना चाहूँगा। मैंने सोनू जी का जो डेफ है उसको देखा और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें ये थी कि इनका फर्स्ट प्रेफ़रेंस आईपीएस था। तो हाँ, इनको हाँ। ये आईएएस के लिए नहीं जा रही थी, इनको आईपीएस चाहिए था और अभी भी बहुत चांसेस हैं कि इनको इस रैंक में आईपीएस मिल जाए। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन मिल सकता है, बिल्कुल। तो आप इसकी वजह बताना चाहेंगे हम लोग को कि क्यों ऐसा था? हाँ, मैं पिछले 4 सालों से जैसे पुलिस सर्विसेज़ में हूँ, विद ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग भी मेरी हुई है इसी दौरान। तो अ, मेरा एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस रहा और लोगों से जुड़ने का जो मौका मिला, लोगों के लिए काम करने का जो मौका मिलता है, तो कहीं न कहीं उन सबसे मतलब मुझे ये लगता है कि मेरे लिए पुलिस सर्विसेज़ से अच्छी सर्विस दूसरी कोई हो नहीं सकती। ये जी, रीज़न है कि मैंने मतलब पुलिस सर्विसेज़ को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दी। अगर अब पुलिस सर्विसेज़ नहीं मिलती है तो पता नहीं, मैं अभी डिसाइड भी नहीं कर पाई हूँ कि मैं जाऊँगी जी, कि नहीं जी, जाऊँ। जी, जी। अच्छा कुछ आपके वर्क एक्सपीरियंस के दौर में ये अपने कहना चाहिए जब आप डीएसपी के तौर पे पदस्थ थीं, तो कोई ऐसी घटनाएँ हुई या कुछ ऐसा आपको मोटिवेशन मिला जिससे आप आईपीएस के लिए जाना आपको ज़्यादा बेहतर लगा, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे जब हम लोगों का प्रोबेशन चलता है जिले में, जो व्यावहारिक प्रशिक्षण जो होता है, उस समय में एक छोटी बच्ची थी 12-13 साल की और जी, उसे कोई उसका पहचान वाला ही था, वो लेकर के उसको चला गया और फिर उसके साथ जो भी दुष्कृत्य किया, उसके बाद उसको जंगल में छोड़कर और वहाँ से वो भाग गया। तो वो बहुत दूर थी उसके घर से और जब उसके पेरेंट्स तक वो वापस पहुँचाई गई, तो जो लोग लेकर के उसके घर गए, उसके पते पर, फिर उसके पेरेंट्स उसको दोबारा वहीं लेकर आए। तो वो मतलब एक थाने से दूसरे थाने उसको जाना, वो चीज़ मतलब ऐसा लगा मुझे कि जिसने भी उसे भेजा उसने अपना मतलब काम में जो सुविधा-असुविधा उसको ज़्यादा महत्व दिया, बजाए उस बच्ची की जो स्थिति थी उसके। वहाँ मुझे लगा कि कोई लेडी ऑफ़िसर होती तो शायद उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता। तुरंत उसको मतलब जो भी असिस्टेंस मिलना चाहिए वो मिलता। तो ये लगा मुझे, कई बार लगता है ऐसा पुलिस सर्विसेज़ में, आपको कई बार ये लगता है कि हम गलत सर्विसेज़ में हैं और उसी समय ये लगता है कि नहीं, महिलाएँ जितनी ज़्यादा पुलिस में आएँगी, उतनी ज़्यादा पुलिस भी सेंसिटाइज़ होगी और साथ में सोसाइटी में भी ज़्यादा सिक्योरिटी का माहौल रहेगा। जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पुलिस में, वो काफ़ी कम है। तो इसलिए अगर हम आधी आबादी की सुरक्षा की बात करते हैं और उन्हीं का अगर रिप्रेजेंटेशन कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं हो पाते, वो इतनी कम्फर्ट नहीं हो पाती। तो ये काफ़ी मतलब काबिल-ए-तारीफ़ है कि आप इस डायरेक्शन में हाँ। आपने सोचा और नहीं तो लोग क्या है कि कम्फर्ट ज़ोन में अपना ज़्यादा जाना चाहते हैं और शायद इसीलिए है कि आईएएस का चार्म ज़्यादा है कि प्रतिष्ठा भी है, कम्फर्ट भी थोड़ा ज़्यादा है। आपको सैटरडे, संडे ऑफ मिलते हैं कई बार और आप समय-समय पर जब सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं तो 9 टू 5 जॉब ही होती है, जबकि पुलिस की जॉब जो है वो 24/7 है।
तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आईपीएस सेलेक्ट होने के बाद भी आईएएस के लिए जाते हैं, और जबकि आप डायरेक्टली आईपीएस के लिए ट्राई कर रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आप क्योंकि समाज में उन चीजों को देखते हुए ऐसा कर रही हैं। जी, ये यही बात मैं जो कह रहा था कि इनसे मिलने का जो मोटिवेशन है वो बहुत ही हाई लेवल पे रहता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी शादी काफी कम उम्र में हो गई थी, तो उसके बाद आपको फैमिली का सपोर्ट किस लेवल पे मिला, और कहाँ पर आपको ऐसा लगा कि थोड़ा और मिलना चाहिए था? या कि हमारे और भी दर्शक जैसे हैं, जो ऐसे लड़कियां हैं जो ऐसे फैमिली जिनको सपोर्ट नहीं कर पाती, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? एक्चुअल में मुझे तो फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका बच्चा है या जब आप वो आपसे दूर है, तो कहीं न कहीं आप इमोशनली उन चीज़ों को मैनेज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। कई मौके पर ऐसा लगता है कि हम क्यों आए हैं, ये सब छोड़ देना चाहिए, हम अपने बच्चे को ही अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, या तो ऐसे मौकों पर घर घर वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज़ में। जी, तो ये था मेरे साथ कि वहाँ मुझे बहुत लगता था कि और जो बैचलर्स हैं, जो जिनकी फैमिली नहीं है, उन लोगों के लिए एक मतलब प्लस पॉइंट रहता है कि उन्हें इस तरह का कोई हर्डल नहीं रहता, वो अपनी तैयारी बढ़िया करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद फैमिली की वजह से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट फैमिली से मिलता है, वो आप बाहर आपको नहीं मिलेगा। जी, जी, तो दोनों ही चीज़ें हैं, प्लस भी है उसका, माइनस भी है, जी। दोनों ही है। मैं भी अपने एक्सपीरियंस से ऐसा कह सकता हूँ इस मामले में कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली सोशल लाइफ से और अपनी फैमिली लाइफ से भी कट जाते हैं, घर भी नहीं आते पढ़ाई के दौर में। लेकिन ये एग्जाम ऐसा है जिसमें 0.1% केवल चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हों। तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप प्री में या मेंस पे या इंटरव्यू में, हमारी कई दोस्त थे जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो जो मुझे लगता था, लेकिन वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाए। और आपको इस स्थिति में हाँ, पे आकर भी आपको फेलियर के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो कहीं न कहीं फैमिली का जो सपोर्ट होता है, अपने आस-पास अपने दोस्तों का, कम से कम ऐसे लोगों का जो सपोर्ट होता है, जब हम गिरते हैं तो कोई न कोई हमें सँभाले। आंतरिक शक्ति व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे यदि बाह्य शक्ति मैच कर जाती है, उससे रिसेंबल करने लगती है, तो बहुत ही उसका लाभ मिलता है। जी। अ, अच्छा, आप ये होता है ना हाँ, कि हाँ, बताइए। जी, मतलब जैसे ये होता हाँ, है ना कि जो आपकी फैमिली के लोग हैं, वो आपको जज नहीं करते हैं। जी, वो बिल्कुल। आपके रिजल्ट पे आपको जज नहीं करेंगे कि आपने जी, तैयारी की या नहीं की। जी, और ना उनको ये रहता है, उन्हें बस ये रहता है कि आप मतलब उस चीज़ से परेशान ना हों। और बाहर जो आपके साथ में है, हो सकता है वो आपके कॉम्पिटिटर्स हों या जो भी लोग हों, तो ये चीज़ें रहती हैं कि आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बच जाते हैं, और कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं या हाइपरटेंशन और वो सब चीज़ें, तो उससे तो बचा लेता है हमारा परिवार हमें। जी, जी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, अगली बात ये है कि आप भी हिंदी मीडियम से रही हैं पूरे टाइम, है ना? और आपने बीएससी भी एक साइंस स्ट्रीम को भी हिंदी मीडियम में किया है। और उसके बाद आप, जैसे मैं मिलता था आपसे, तो आप प्रॉपर्ली इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने में कोई असहजता महसूस नहीं करती थीं। तो आप क्या टिप्स देंगे कि इस तरीके से, जहाँ पे हमको हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को कई बार न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स के मामले में और कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में, जैसे कि नीति आयोग के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं जो केवल इंग्लिश में लॉन्च होते हैं, तो वहां पर हमको एक मिनिमम लेवल पे अपनी इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ता है। मैं तो चूंकि एनआईटी में पढ़ा था, तो मेरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में ठीक ठाक बन चुकी थी कॉलेज के स्तर पे, लेकिन क्योंकि आपने पूरी तरीके से कॉलेज भी हिंदी मीडियम में किया, तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि आपने ये कैसे अचीव किया। अ, मैं जो करंट अफेयर्स हैं और भी जो मुझे वीडियो वगैरह देखने रहते थे, तो मैं उसको इंग्लिश में देखती थी। जी, मतलब सुनती थी उसमें कि क्या वो कह रहे हैं, तो वो समझ में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। जी, फिर आप कभी भी जैसे कोई कंटेंट है इंग्लिश में है, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ही पढ़ लें उसको। क्योंकि हम इंग्लिश से भाग नहीं सकते, कंपल्सरी जो पेपर है उसमें भी आपको कम से कम इतना तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होनी चाहिए कि आप एक इंग्लिश में पैरा पढ़ कर के उसको समझ पाएँ वो क्या कहना चाह रहे हैं।
तो इतनी ही चाहिए और इसके लिए यही है तरीका कि आप जो आपको कंटेंट सामने आ रहा है तो उसमें कभी भी ये मत सोचिए कि ये इंग्लिश में है तो अब मैं इसको इससे नहीं पढ़ूँगा, मुझे तो हिंदी में ही चाहिए। अगर इस तरह से अपने आप को नहीं बाँधेंगे तो ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी चीज़ें, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन धीरे-धीरे आपको हो जाएँगे कंफर्टेबल उसमें। जी, तो अगर हिंदी में कहें तो यही वो करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान वाली बात आज। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो ठीक है, अभी हमारा अभी 5 जून को प्रीलिम्स है, तो लगभग 24 घंटे बचे हैं ऐसा मान लेते हैं। तो इसमें आप लास्ट माइल टिप क्या देना चाहेंगी हमारे जो भी अभी अभ्यर्थी हैं, जो इसमें अभी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं? तो और एग्ज़ाम से आने के बाद जो स्ट्रेस होता है, उसे मैनेज करने के लिए आप क्या कहेंगे? इन दोनों बातों को आप एक साथ बताइए। हाँ, सबसे पहला तो ये कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मतलब अब 24 घंटे बीच में बचे हुए हैं। जी, अभी से अपने आप को शांत रखिए, मन को शांत रखिए। कल भी हो सके तो मेडिटेशन कीजिए और उस दिन तो मुश्किल है कर पाएँगे, 10 मिनट तो किया जा सकता है। मेडिटेशन जी, बहुत काम करता है, मेरे साथ भी होता था ऐसा। और कल बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ रहते हैं मैं तो वैसी हूँ कि मुझे कोई 4 दिन पहले कह दे कि नहीं पढ़ना है, तो मैं और आराम से कि हाँ, ठीक है, नहीं पढ़ते। जी, जी, लेकिन जैसे कुछ रहते हैं स्टूडेंट्स और ठीक है, वो अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि कल बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ॉस्ट ना हो। 7-8 घंटे आप मैक्सिमम इतना पढ़ें, बाकी समय रिलैक्स रहें, अच्छा म्यूज़िक सुनें और एग्ज़ाम में जब पेपर आए सामने, तो एक्चुअल में लास्ट ईयर भी जीएस वाला जो पेपर था 21 वाला, वो लेंथी था। मतलब आपको नहीं लगा, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ठीक है। ऐसा लगा कि जीएस का पेपर नहीं, थोड़ा लेंथी था। आप जी, बिल्कुल। करते-करते आपको लगा कि नहीं यार पूरा टाइम चला गया। जी, जबकि इसके पहले मैंने 19 में दिया था। 20 का तो मैं दे नहीं पाई थी तो जो 19 वाला दिया था वो उसमें इतना नहीं मुझे नहीं लगा था जी, लेंथी, लेकिन 21 वाला मुझे तो वो क्या होता है कई बार हम पेपर में क्वेश्चन में उलझ कर रह जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पूरा पेपर एक बार आप कम से कम 1.5 घंटे में या शुरू के 1 घंटे में आप पूरा पेपर एक बार थ्रो आउट हो जाएँ। या तो इस स्ट्रेटजी से या फिर इससे कि आप डिवाइड करें कि भई मुझे 10 मिनट में इतने क्वेश्चन मेरे हो जाने चाहिए। जी, 10 मिनट में मेरे 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो अगर हम देख लें कि मैं 10वें पर ही हूँ, तो फिर हम कोशिश करें कि आगे बढ़ जाएँ। भले ही आपको वो आता हो तो आप उसपे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जी, कई बार ये होता है ना बहुत सारा समय चला जाता है और फिर हम स्ट्रेस में रहते हैं और कुछ बहुत ईज़ी क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं। जी, तो ये सबसे बड़ी ये सब इसको और उसमें सीसेट में भी ऐसा ही हो रहा है। सीसेट में जी, भी हम कुछ क्वेश्चन हमें लगता है कि ये मुझे आता है, ये जैसे इंटरेस्ट वाला हो या कोई भी किसी पर्टिकुलर हमने सीखा हुआ है और उसका ये तो मुझे आता ही है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो जी, ऐसा नहीं करना है, अगर हमें लग रहा है कि इसमें समय लग रहा है तो उसको हम आगे बढ़ जाएँ। कई जी, बार हमको फ़ॉर्मूला पते रहते हैं लेकिन वो आंसर उसमें जो दिए वो नहीं आए, तो आप जो आंसर्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं उसमें उन ऑप्शंस को आप वैल्यू पुट करके आंसर को मतलब क्रॉस चेक करना या वैसा कर सकते हैं ताकि जल्दी हो जाए वहाँ। जी। और मैं क्या मतलब सीसेट का तो मेरा इतना इश्यू नहीं रहता है लेकिन हाँ, जीएस में यही है कि आप कोशिश करें कि पूरा पेपर आप एक बार कवर कर लें। और जो भी जी। आपकी स्ट्रैटेजी हो कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कम करने हैं और ज़्यादा सही करने हैं, सबकी अपनी-अपनी वो रहती है, तो वो जी। उसके हिसाब से आप करें। इसमें एक और बात थी जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ऐसा क्या करती हैं? जनरली क्या होता है कि प्रीलिम्स के बाद सारे स्टूडेंट इस बात पे लग जाते हैं कि कहाँ कौन-सी की आई और फिर इस की में ये दिया है, उस की में वो दिया है और इसी पे डिबेट होती रहती है 10-12 दिन, ठीक है? और इसी दौर में काफ़ी समय स्टूडेंट्स निकाल देते हैं और को कोई श्योर नहीं रहता कि उसका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो इस सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और कैसे अपने आप को काम कंपोज़ रख के आगे तैयारी की जाए, इसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाती हैं? हाँ, प्रीलिम्स का एक तो जो सिंसियर जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, जी, अगर वो अच्छे से तैयारी उनकी है और जब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो आपको खुद ही लगने लगता है कि नहीं इस बार मेरा निकल जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर पेपर जिस तरह का था, जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा कि मेरा हो जाना चाहिए। फिर मैंने आंसर की वग़ैरह से मैच किए, तो मेरे जितने आ रहे थे उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं-नहीं मतलब 100 के आस-पास आ रहे थे, लेकिन जी, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जी,
तो मैंने कहा, मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा बोल रहे हैं कि ज़्यादा जाएगा, तो मैंने उसको कहा कि कट ऑफ कुछ भी जाए, इस बार मेरा होगा प्री। जी, तो वो मतलब वो आपको अपने आप इंड्यूशन आने लगते हैं अंदर से कि भई आप जी, कहाँ हैं? तो उससे घबराना नहीं है और ये भी सोचना चाहिए कि हमारा अगर हो जाता है, तो भी हमें पढ़ना है, जी, तैयारी मेंस देना ही है। अगर नहीं होता है, तो हम उस टाइम को खराब नहीं करके उसमें ऑप्शनल तैयार करें अपना। जी, जो 1 महीना मिलता है, उसमें ऑप्शनल अपना पढ़ें। जैसे मैंने ऑप्शनल की एक रीडिंग लेने की कोशिश की थी कि भई जल्दी में एक बार उसको पढ़ लूँ, तो आप ऑप्शनल अपना उस समय में रख सकते हैं। एस्से पे काम कर सकते हैं, एथिक्स पे काम कर सकते हैं या जी, आपके पास कोई चीज़ ऐसी हो जो कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं हो, नोट्स आपको बनाने हैं या कुछ ऐसे हो जो आपने कभी देखे ही नहीं हो, उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं हो, तो वो आप तैयार कर लें। उस जी, टाइम में जो आपने कभी नहीं पढ़ा, वो चीज़ आप पढ़ेंगे तो आप इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेंगे और फिर जब रिज़ल्ट आने के बाद जो भागम-भाग मचती है ना कि जी, अब क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, क्या रह जाएगा, लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है, तो वो उस समय में आप अगर कहें कि कोई नई चीज़ आपको पढ़नी है, तो वो मैनेज नहीं हो पाता। तो आप इस बीच में वैसे टॉपिक और वैसी चीज़ें निकालें, जिनमें आपको काम करने की ज़रूरत है। जी। तो सोनू जी, शायद हमारे पास वैसे तो हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन शायद समय की कमी है हमारे पास और आपके पास भी, क्योंकि मैं सुन रहा था कि आप परसों भी एग्ज़ाम दे रही हैं। जी, तो 5 हाँ, तारीख का मैं दे एग्ज़ाम। रही हूँ जी, तो आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक मोटिवेशनल फिगर मैं हैं हम लोग। और मेरी ड्यूटी है सुबह 4 बजे फिर अरे! पहुँचना है मुझे। देखिए, ये होता है डेडिकेशन जिनको। हाँ, तो इनको। परसों परसों हुँ, के लिए परमिशन मिली है, बाकी जी। मेरी ड्यूटी लगी है, कोई छुट्टी नहीं है। नहीं, तो फिर हम आशा करेंगे कि आपको आईपीएस चाहिए और आपको इसी बार आईपीएस मिल जाए, तो आपको मैटर ना करे कि अगला मेंस देना है कि नहीं देना है। और थैंक फिलहाल, यू। हाँ, वैसे मैं उज्जैन आता हूँ, तो आपसे बिल्कुल मुलाकात करूँगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप हमेशा हुँ, हम सबके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा रहेंगे। जी, जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ओके, नमस्कार।